हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। इसमें आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 के अंदर मोशन। ये क्लास 9 के अंदर चैप्टर 2 है आपका फिजिक्स का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर हम बहुत डिटेल से हर एक चीज़ हम समझने वाले हैं इसमें अच्छे तरीके से, तो एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फोर्स यानी होता क्या है। फोर्स यानी होता है कि पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि पुश यानी कि धक्का देना और पुल यानी कि अपनी ओर खींचना। पुश यानी कि धक्का देना और पुल यानी कि अपनी ओर खींचना, इसी को कहते हैं हम फोर्स। ठीक है, आगे है इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट केसेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो यही कहा गया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है, मास का पुश और पुल करने पर ये जो वेलोसिटी में चेंज होता है, तो ये किसके कारण होता है? ये तुम्हारा होता है फोर्स के कारण होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टू ओपन और क्लोज द डोर, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज। जैसे ओपन करते हैं डोर को तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं, तब वो ओपन होता है, और जब उसको क्लोज करते हैं तब भी हम फोर्स लगाते हैं। तो ये अच्छा एग्जांपल है फोर्स का। अब इसका इफेक्ट्स देख लेते हैं कि इफेक्ट्स इसमें क्या क्या आते हैं फोर्स का। तो फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट के पोजीशन में है तो वो मूव किया जा सकता है। जैसे फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में है, तो वो जो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट के पोजीशन में है, वो क्या कर सकता है, मूव किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो आता है, मतलब सपोज कीजिए हम क्या इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक बॉल ले लेते हैं। बॉल जो है वो रेस्ट के पोजीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा। जब हम अपने पैर से उसमें किक करेंगे तो हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो मूव करेगा उस डायरेक्शन में, तब वो क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे सपोज ये बॉल है, बॉल पर हम अपना किक करते हैं पैर से, तो जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ना ये अपने डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स को जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये अपने डायरेक्शन में जाएगा। तो यही तुम्हारा होता है कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी फोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव किया जा सकता है। ये रेस्ट के पोजीशन में तभी से मूव किया जा सकता है। अब फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी फोर्स का, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है तो उसको हम स्टॉप किया जा सकता है। फोर्स की वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, स्टॉप किया जा सकता है। फोर्स कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बता दिया। अब फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से कोई भी स्पीड है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्पीड में है तो उसको चेंज किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी चेंज किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल तुम्हारा होता है इफेक्ट्स का, फोर्स का। तो ये तुम्हारा इफेक्ट्स आता है। अगर एग्जांपल में देना चाहो एग्जाम के अंदर तो ये बहुत अच्छा मैं रेफर करूंगा आप लोगों को कि इफेक्ट्स के बारे में आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो ये। ठीक है, क्या क्या बताया, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि फोर्स की वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। अब तुम्हारा है बैलेंस फोर्स। तो 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस। किसी ऑब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा फोर्स वर्क करता है और उसके रिजल्टेंट में हमें 0 मिलता है, तो ऐसे ही फोर्स को बैलेंस फोर्स कहा जाता है। और अनबैलेंस फोर्स यानी होता है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। यानी क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स यानी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में
फोर्स पर जो अप्लाइड की गई होती है, फोर्स जो अप्लाइड किया गया होता है, तो उसका जो जीरो से जब वो ग्रेटर देन होता है, मतलब जीरो से बड़ा जब हमें रिजल्ट में निकल के आता है, तो ऐसी फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ये तो समझ गया कि जीरो में जो मिलता है वो बैलेंस फोर्स, और जीरो से मतलब जो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, वो अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। तो यहां तक आपने समझा कि फोर्स होते क्या है, ठीक है, फोर्स होते क्या है। आगे हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट। तो देखो, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो न्यूटन होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में लगा लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम 3 लॉज पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि न्यूटन स्टडीज द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड गिव द 3 लॉ ऑफ मोशन। यानी कि जो न्यूटन थे, उन्होंने क्या किया, स्टडी किया गैलीलियो का आइडिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 लॉ ऑफ मोशन बताए, जिसमें पहला आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारा चीज इसमें नाम दिया गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखो, स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ओर चलेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, ठीक है, इन मोशन अलोन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद इज, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हुआ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक जो है वो मोशन के स्टेट में है और एक जो है रेस्ट के स्टेट में है, ठीक है। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन दोनों को क्या करेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन दोनों पे आएगा नहीं, तब तक वो दोनों एक ही स्टेट में रहेगा, ठीक है, जब तक कोई बाह्य बल उन दोनों पे लगेगा नहीं। इसी में ये कहा गया है, यानी कि स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड में वो है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप अच्छे तरीके से समझ लो कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक बॉल लेते हैं, बॉल पर जब हम, बॉल एक रेस्ट के पोजीशन में है, ये तो रेस्ट के पोजीशन में है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉल एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट के पोजीशन में है। जब तक इस पे हम पैर से अपना किक नहीं करेंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट के पोजीशन में रहेगा, तब तक ये मूव नहीं करेगा, यानी कि हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ना ये आगे बढ़ेगा। इसी में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा जा रहा है कि जब तक जो स्टेट है, जो रेस्ट के पोजीशन में है, मोशन के पोजीशन में है, वो क्या होगा, कंटिन्यू इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में रहेगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा। जब तक कोई एक्सटर्नल उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो दोनों क्या होगा, तब तक वो दोनों मतलब उन दोनों को कोई बाह्य बल जब तक उन दोनों पर नहीं लगेगा तो वो स्टेट जो है वो स्टेट के मतलब रेस्ट के पोजीशन में रहेगा और एक तुम्हारा रहेगा मोशन। इनर्शिया, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर बाय इट्स मास, यानी कि इनर्शिया जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मास, यानी कि मास यानी केजी से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मास का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है ना, वो आता है तुम्हारा मोमेंटम यानी क्या होता है, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। इसमें 2 आपका पॉइंट दिया हुआ है कि इट ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम जो है वो क्या है, पावर ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है मोमेंटम को। इट इज डिनोटेड बाय पी, मोमेंटम को हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग ग्रेटर वेलोसिटी हैव, किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहा जाता है मोमेंटम। मोमेंटम को मूविंग ऑब्जेक्ट का पावर भी कहा जाता है। मोमेंटम को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। छोटे ऑब्जेक्ट जिनकी वेलोसिटी ज्यादा, उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है।
अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ओर हम बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, फोर्स है। ठीक है, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मतलब होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया आपने। जैसे इसमें मास है, मास को हम m से डिनोट करते हैं, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम mu से डिनोट करते हैं और फाइनल मोमेंटम को हम mv से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, स्मॉल u से और मास स्मॉल m से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका मास का, मतलब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन वन, यहाँ पर देयर टोटल मोमेंटम, ठीक है, रिमेन्स कंसिस्ट प्रोवाइडेड नंबर एक्सटर्नल फोर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये आता है तुम्हारा मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में आपने समझा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर था। तो आज का जो टॉपिक था ना हमारा, अब जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लास्ट टॉपिक है, बीच में तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी हम समझते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। अगर हम प्रयोग देखें तो रॉकेट प्रतोदन, रॉकेट इंजन न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो ऊपर की ओर जोर उत्पन्न करने के लिए निकास गैसों को नीचे की ओर निष्कासित करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है तैरना। तैरक अपने हाथों और पैरों से पानी के विरुद्ध धक्का देते हैं, जिससे पानी समान बल के साथ पीछे धकेलता है और उन्हें आगे की ओर धकेलता है। उदाहरण, जब आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो आप उस पर बल लगाते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार दीवार विपरीत दिशा में समान बल से पीछे धकेलती है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार जब एक रॉकेट इंजन गैसों को नीचे की ओर निष्कासित करता है तो गैस ऊपर की ओर समान बल लगाती है, जिससे रॉकेट आगे बढ़ता है। तो आपने समझा कि किस तरह से न्यूटन जो थे उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, देखा कि चित्र के माध्यम से भी समझा कि न्यूटन ने किस टाइप से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया। तो आज का जो टॉपिक था हमारा ये जो था आपका क्लास 9 के अंदर फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा आपका, इसका जो बाद जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन है, उसको भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और अगर कोई भी डाउट रहा तो कमेंट में आप, नीचे कमेंट है उसमें आप पूछ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।